हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि लॉर्ड वेलेंजली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखें कि आखिर लॉर्ड वेलेंजली कौन थे, है ना, और इनके क्या सहायक संधि था। ठीक है, ये किनके साथ सहायक संधि करते हैं, ये चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सहायक संधि का मतलब क्या होता है। आपने हर जगह देखा होगा कि लॉर्ड डलहौजी का सहायक संधि, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहायक संधि। तो आखिर सहायक संधि का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, अगर सहायक संधि की बात करें अगर हम लोग, तो सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला, आपका दोस्त। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब दोस्ती के तौर पे सहायक संधि करता है लॉर्ड वेलेंजली। ये किसके साथ करता है? तो भारत के देशी राज्यों के साथ में ये क्या करता है? मैत्रीपूर्वक संबंध बनाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जान रहा था कि भारतीयों का जो है वो कंडीशन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? खराब होते जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही भारतीयों का कंडीशन पूरा खराब हो जाएगा ना, वो क्या करेगा? मौका देखते ही क्या कर देगा? देशी राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन में मिला लेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? भारत के देशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है। उसी को हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भूमिका को समझते हैं, एक एक करके इसके पूरा पॉइंट को समझते हैं हम लोग कि आखिर इस सहायक संधि क्यों निर्माण किया गया, क्या कारण था, भारत के देशी राज्यों पर इसका क्या हानि हुआ, अंग्रेजों का इससे क्या फायदा हुआ, ये सारे चीज को हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है आपका अभी सेमेस्टर 5 हिस्ट्री डीएससी 1 में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे जैसे कोर 11, कोर 12, डीएससी 1, डीएससी 2, तो सारा का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे वीडियोस को आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि क्या क्या इसका भूमिका है और कैसे कैसे हमको इसको लिखना है। देखिए, आंसर हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ से कि सबसे पहले हम लोग को लिखना है सहायक संधि का अर्थ, कि आखिर सहायक संधि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बताया गया दोस्तों कि सहायक संधि का अर्थ होता है सहायता करना। सहायक संधि का अर्थ क्या होता है? सहायक का अर्थ क्या होता है? सहायता करना, या एक प्रकार का मैत्री संधि था जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेंजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। कौन किया था? लॉर्ड वेलेंजली ने किया था। क्यों? ताकि वो भारत के देशी राज्यों के साथ अच्छा संबंध बना सके और मौका मिलने पे वो चौका मार सके। ठीक है, बताया जाता है कि इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई, और ये संधि ही रहा, ठीक है, जिससे क्या हो गया? भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। मतलब ये जो था, ये गलती था भारतीयों का। ये गलती करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये गलती कर बैठे भारत के देशी राज्यों के शासक। आगे बताया जाता है कि सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का स्वामी लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेंजली सहायक संधि का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर बात करें सहायक संधि के जन्मदाता का, ठीक है, तो इसको किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि का प्रथम प्रयोग करने वाला लॉर्ड वेलेंजली नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेंच डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ठीक है, लेकिन इस संधि का व्यापक प्रयोग जो है ना, लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा किया जाता है। इस संधि का जो है वो व्यापक रूप से प्रयोग कौन करता है? लॉर्ड वेलेंजली करता है। इसलिए जो है ना, लॉर्ड वेलेंजली को जो है ना क्या कहा जाता है? सहायक संधि का ज्ञानदाता कहा जाता है। कि सहायक संधि का खोज किसने किया? तो वेलेंजली ने किया, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहां तक हम लोग इसकी भूमिका को समझ गए और अर्थ को समझ गए कि आखिर सहायक संधि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है ना सहायक संधि का पृष्ठभूमि। क्या कर रहा है? सहायक संधि का पृष्ठभूमि लिखना। ठीक है, पृष्ठभूमि में क्या लिखना है? तो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बनाना है कि जिस समय लॉर्ड वेलेंजली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बने, उस समय अंग्रेजी कंपनी की भारत में स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं थी। बताया गया है कि जिस समय लॉर्ड वेलेंजली जो है भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था, उस समय अंग्रेजी कंपनी का जो था, अंग्रेजों का जो शासन प्रणाली जो था, वो भारत में स्थिति उन लोग का ठीक नहीं था। इन लोग का, अंग्रेजों का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड वेलेंजली ने भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और शक्तिशाली सेना बनाने के लिए एक योजना तैयार किया, जिसे आज इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या किया लॉर्ड वेलेंजली ने? क्या किया? भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए, उसके साथ साथ फ्रांसीसी प्रभावों को कम करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया, और एक क्या किया? संधि का तैयार किया, एक योजना बना
जिसे आज के इतिहास में हम लोग क्या जानते हैं, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये संधि के बारे में बताया जाता है कि यह जो संधि था वो एक प्रकार का मैत्री संधि था, मतलब मित्रता का संधि था कि आप अपने साथ क्या कर लीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ये कौन किया था, लॉर्ड वेलेंजली किया था भारत के देशी राज्यों के साथ में। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेंजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में स्थापित करने के लिए किया था। ठीक है, जिसका प्रयोग किसने किया था, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने किया था, ताकि भारत का देशी राज्य जो है वो क्या कर सके, अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए बताया जाता है कि सहायक संधि साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस सिद्धांत के अर्थ से भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गया, मतलब ये जो था साम्राज्यवाद के नीति पर आधारित था। इससे क्या हुआ कि भारत में जो है ना अंग्रेजी सत्ता व्यापक रूप से स्थापित हो गई, है ना। आगे बताया जाता है कि लॉर्ड वेलेंजली इस संधि का आविष्कारक नहीं था। लॉर्ड वेलेंजली की अगर बात करें तो ये जो था इस संधि का आविष्कारक नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग जो है ना फ्रेंच डुप्ले द्वारा किया गया था। किसने किया था, फ्रेंच डुप्ले द्वारा इसका प्रथम प्रयोग किया था। हालांकि व्यापक रूप से इसका प्रयोग जो है ना लॉर्ड वेलेंजली द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है ना सहायक संधि का निर्माता किसको कहा जाता है, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को लिखना है ना दोस्तों कि ये सहायक संधि का उद्देश्य, आखिर सहायक संधि जब बनाया वो अगर मैत्रीपूर्वक जो संबंध वो बनाया है भारत के देशी राज्यों के साथ, तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो क्या रीजन था, ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसका उद्देश्य। देखिए बताया जाता है कि भारत में सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली द्वारा नियोजित गैर हस्तक्षेप नीति थी। भारत में जो सहायक संधि अपनाया गया था, ठीक है, वो गैर हस्तक्षेप नीति था। मतलब वो जो था वो भारत के लोगों के साथ में, भारत के देशी राज्यों के मामले में जो ना हस्तक्षेप करता है वो। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस ने इस शब्द को पेश किया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य जो था युद्ध की लागत और संचालन के बिना भारतीय शक्तियों को अपने अधीन करना था। देखिए अगर इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बिना कोई लागत का, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई युद्ध किए भारतीय शक्तियों को, मतलब भारत को जो है ना अंग्रेजों के अधीन करना जो था उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मान लीजिए अगर वो चाहता कि हम भारत को अपने में मिला लें, ठीक है, तो उसको युद्ध करना पड़ता। ठीक है, और उस समय जो है ना उसको लागत भी लगता अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या करता है, भारत के साथ मैत्रीतापूर्वक संबंध बनाता है। ठीक है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक है, और वो सोचता है कि अगर इसका कंडीशन मैं क्या करूंगा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के बाद इसका कंडीशन पूरा खराब कर दूंगा। ठीक है, और कंडीशन खराब करने के बाद इसको तोड़ मरोड़ के जो है ना क्या करूंगा, अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लूंगा। ऐसा कौन करता है, तो लॉर्ड वेलेंजली करता है। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि इस व्यवस्था के तहत भारतीय शासकों को अंग्रेजी की सेना लगानी पड़ी। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों को जो है ना अंग्रेजों की सेना जो है वो लगाना पड़ा था। ठीक है, साथ ही उन्हें सैनिकों का संचालन करने के लिए सभी खर्चों का भुगतान भी करना पड़ता था। साथ ही ये संधि किया गया, ठीक है, उसमें बताया गया कि सैनिकों का संचालन करने के लिए जो है ना सारा खर्चा किसको करना पड़ेगा, भारतीय राज्यों को ही करना पड़ेगा। ठीक है, शासकों को अपने दरबार में ब्रिटिश निवासियों को बनाए रखने की आवश्यकता थी। और ये बताया गया था कि जो भी वहाँ के शासक होंगे, ठीक है, उसको जो है ना मतलब वो एक ना एक रेजिडेंट जो है ना वो अंग्रेज रेजिडेंट को वहाँ पे रखना पड़ेगा उसके शासन में। ठीक है, उसके साम्राज्य में। फिर देखिए आगे बताया जाता है कि इस संधि ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया, उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाला। ठीक है, इस अगर संधि की बात करें तो ये क्या किया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करके उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाला। ठीक है, जिससे भारत क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, कमजोरी का फायदा उठा करके वो क्या करता है, ये भारत को जो है ना अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय शासकों को जो है ना क्या करता है, मजबूर करता है ताकि वो क्या करे, वो संधि पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि इस संधि पे जो है ना हस्ताक्षर कौन कौन किया था, है ना। देखिए अवध इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। अवध जो था क्या था, इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, क्योंकि जिसमें मैंने आपको अवध आंगल अवध संबंध बताया था उसमें लॉर्ड वेलेंजली के बारे में भी बताया था। ठीक है, बाद में अन्य शासक भी इस संधि में शामिल होने लगे। भारतीय शासक जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, पहला अवध था, फिर हैदराबाद था, मैसूर था, फिर तंजौर था, अवध था, पेशवा था, सिंधिया था, गायकवाड़ था, राजपूत राज और होलकर। ये सारे राज्य जो थे वो क्या किए थे, इसमें जो है इस संधि पे स्वीकार कर लिए थे कि हाँ हम ये संधि को मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे ना कि आखिर ये सहायक संधि जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। सहायक संधि का कुछ तो परिणाम हुआ होगा ना, तो क्या परिणाम हुआ आखिर सहायक संधि का। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि भारतीय शासक ने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय शासक क्या करते हैं, इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी से अपनी सेनाएं स्थापित की। जिसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चालाकी से अपने सेना को स्थापित कर लिया और बाद में जो है और सैन्य बल पर नजर रखना चालू कर दिया, पूरे सैनिक बल पे जो है ना नजर रखना चालू कर दिया। वो कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज, है ना। इसके बाद बताया जाता है कि भारतीय शासक अपनी स्वतंत्रता खोने लगे और कंपनी शासन पर निर्भर होने लगे। अब वो क्या होगा कि भारतीय शासक जो है ना धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता जो था, आजादी वो खोने लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संधि हो चुका था, जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे करना पड़ता था उसको। ठीक है, इस गठबंधन के परिणाम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक था। ये जो गठबंधन था इसका परिणाम जो है ना भारतीय राजनीति के अर्थव्यवस्था के लिए जो था ना वो क्या था, हानिकारक था। ब्रिटिश सेना ने उच्च खर्चों को पूरा करने के लिए शासकों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि ब्रिटिश सेना के उच्च खर्चों को पूरा करने के लिए जो है ना शासकों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, तो देखिए कि भारतीय राज्य जो है अंग्रेजों के आदेश के बिना कोई युद्ध नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे वो संधि में लिखा गया था, ठीक है, कि भारतीय राज्य जो है अंग्रेजों के आदेश के बिना कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके साथ साथ अन्य राज्यों के साथ कोई विचार विमर्श भी नहीं करेंगे। कब तक, जब तक वो अंग्रेजों से आज्ञा नहीं ले लेते हैं तब तक। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा है कि बड़े राज्यों में सेना की कमान अंग्रेजों के हाथ में होगी। बड़े राज्य में जो है ना सेना का कमान किसके हाथ में होगी, अंग्रेजों के हाथ में होगी। जबकि सेना का खर्चा जो है वो किसको उठाना होगा, राज्य को, मतलब देशी राज्यों को उठाना होगा। ठीक है, ये सब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था किसको, भारत को, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन टूटते चला गया। ठीक है, फिर देखिए आगे बताया गया है कि राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होता था। कि राज्यों को बताया गया था कि अपने राज्य की राजधानी में जो है ना एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था। ठीक है, ये नेसेसरी था कि वहां पर रखना है तो रखना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि राज्य कंपनी की आज्ञा के बिना किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते। मतलब राज्य जो है, देशी राज्य जो है अपने राज्य में जो है ना कंपनी की आज्ञा के बिना, मतलब अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी भी यूरोपियन को जो है ना सेवा में रख सकते नहीं है, मतलब काम पे जो है ना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा बताया गया है कि भारतीय शासकों को भी किसी अन्य भारतीय शासक के साथ बातचीत करने से पहले गवर्नर जनरल से आदेश लेने की आवश्यकता होती थी। मतलब बताया गया है कि भारतीय शासक अगर ये चाहे ना कि अब दूसरे शासक, भारत के किसी दूसरे शासक के साथ बातचीत करें, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है ना उसको अंग्रेजों से जो है ना आदेश लेना पड़ता था। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत का कंडीशन जो है ना वो खराब होने लगा। ठीक है, भारत के राजा समझने लगे कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है ना, और लोग कार्य करने के लिए ही छोड़ दिया। ठीक है, जब कार्य करने के लिए छोड़ दिया तो वहाँ का अर्थव्यवस्था जो था वो टूटने लगा, और जब अर्थव्यवस्था टूटने लगा ना तो अंग्रेजों को मौका मिला। ठीक है, और मौका मिला तो वो क्या किए, भारत को जो है अपने राज्यों में मिलाने लगे, मतलब अपने साम्राज्य में वो विलय करने लगे, मिलाने लगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि सहायक संधि आखिर हुआ था। ठीक है, अब सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, आखिर अंग्रेजों को कुछ लाभ था तब ना वो सहायक संधि करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सहायक संस्था जो था, संधि जो था, उससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों को लाभ हुआ, पहला लाभ कि कंपनी का विस्तार। इससे क्या हुआ, कंपनी का विस्तार, मतलब अंग्रेजों का विस्तार हुआ, अंग्रेजी राज्यों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इस संधि से सेना के बदले विशाल अनुरोध और प्रदेश प्राप्त हुए। इस संधि के बदले क्या हुआ, उसको विशाल प्रदेश प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और उसकी शक्ति में 6 गुना वृद्धि हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ कि उसका जो कंपनी का जो विस्तार था, ठीक है, वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, उसकी शक्ति में जो था ना वो काफी वृद्धि हुआ। किसके, ब्रिटिश शक्ति में। ठीक है, अंग्रेजों के शक्ति में। आगे क्या हुआ कि विशाल सेना की प्राप्ति। इससे क्या हुआ, ये संधि के बाद क्या हुआ कि उसको जो है ना एक विशाल सेना का क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, फिर तीसरा है भारतीय शासकों पर नियंत्रण। अब देखिए ये संधि के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो है ना भारतीय शासकों पर नियंत्रण कायम हो गया। इस संधि से भारत के देशी राज्यों पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हो गया। वे ना तो किसी प्रकार का संगठन बना सकते थे और ना ही कोई निर्णय स्वयं स्वतंत्र ले सकते थे। इसमें बताया गया है कि वे जो है ना भारतीय शासक जो है ना किसी प्रकार का संगठन बना सकते थे और ना ही कोई निर्णय जो है ना अपने अनुसार से ले सकते थे। अगर कोई निर्णय लेना होता था तो वो किससे पूछते थे, अंग्रेजों से पूछते थे। ठीक है, फिर देखिए आगे है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। इससे क्या हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो क्या किया, पहले भारत के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का मतलब है कि उसके आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, भारत में घुस जाता है, मतलब भारत को अपने आप में विलय कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान गए। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे कि सहायक संस्था से, मतलब सहायक संधि से जो है ना भारतीय राज्य को क्या क्षति हुआ,
भारतीयों को तो भी कुछ क्षति हुआ होगा। तो ये तो हम लोग सब समझ ही गए, पढ़ने के बाद हम लोग सब समझ में आ गया कि भारत को क्या क्या क्षति हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि आर्थिक भार, सहायक संधि से जो है ना भारत के ऊपर क्या हुआ, आर्थिक भार आ गया। आर्थिक भार कहने का मतलब क्या है कि देखिए बताया जाता है सहायक संधि के बदले दिया जाने वाला धन जो था वो काफी अधिक था। सहायक संधि जो हुआ था उसमें जो था ना बताया गया था कि भारतीय राज्यों को जो इतना कर देना पड़ेगा, इतना ये सेना को जो है ना संचालित करने के लिए पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि यह राज्य को जो अतिरिक्त आर्थिक जो बोझ था ना वो उठाना पड़ रहा था, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि हमारा जो राज्य था, देशी राज्य जो था, भारत जो था, वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, शासकों पर कुप्रभाव। शासकों पर कुप्रभाव कहने का मतलब है ये संधि के बाद क्या हुआ, देशी शासकों का काम लगभग खत्म हो गया। ये संधि होने के बाद क्या हुआ कि देशी साम्राज्य जो थे, शासक जो थे, वो तो कोई कार्य ही नहीं कर रहे थे। जैसा अंग्रेज बोल रहे थे वैसा वो कार्य करते थे, अपने अनुसार तो कोई कार्य करना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वे अपने साम्राज्य के विस्तार में रुचि नहीं रखने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के जो सम्राट जो थे वो अपने साम्राज्य के विस्तार में रुचि ही नहीं रखने लगे, जिसका फायदा जो है अंग्रेज उठाने लगे, ठीक है। फिर देखिए तीसरा प्रभाव जो होता है जनता पर। किस पर, जनता लोगों पर, ठीक है। जनता लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। इस संधि के तानाशाह शासक ने अपना सम्मान और अधिकार खो दिया था। जनता का विश्वास भी अपने शासक से उठ गया, ठीक है। अब देखिए ये संधि के बाद क्या हुआ कि जो शासक था, ठीक है, वो तो पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जनता का जो विश्वास था शासक पर, ठीक है, उससे उसका विश्वास जो है उठ गया। उसके साथ साथ वो करों के नीचे दबते चले गए। उसके साथ साथ जितना कर हो गया था ना, उनके ऊपर टैक्स जो हो गया था, वो टैक्स के नीचे जो है धीरे धीरे दबते चले गए। असल में अब जब निजीकरण ने राज्य को हथियाने की शुरुआत की, तब जनता ने शासक का कोई सहयोग नहीं दिया, ठीक है। और जब क्या हुआ कि निजीकरण ने राज्य को हथियाने की शुरुआत किया ना, तो जनता ने शासक का कोई सहयोग नहीं किया। और इस प्रकार से क्या हो गया, भारत जो है अंग्रेजों के शासन में जो है ना विलय हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है, सहायक संधि क्या है और इसको क्यों किया गया था। अंग्रेजों ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है ये सहायक संधि क्यों किया था, ठीक है। तो देखिए अगर इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।